हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है ये प्रोटोजोआ का सदस्य है और इसकी क्लास है सीलिएरा। ठीक है, यानी इसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ये सीलिया पाए जाते हैं। इसमें मेन टॉपिक जो आज कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन न्यूट्रिशन। तो किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है इसमें। पैरामीशियम हेट्रोट्रॉफिक है और होलोजोइक है। हेट्रोट्रॉफिक यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है, परपोषी। और होलोजोइक प्राणी समभोजी का मतलब है, होलो मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, होल। तो पूरा जो जीव है उसको अंदर इनगल्फ करता है भोजन के रूप में, इसलिए इसको कहते हैं होलोजोइक। तो ये दो नाम हमें याद रखने हैं इसमें। न्यूट्रिशन किस प्रकार का है, हेट्रोट्रॉफिक एंड होलोजोइक। अब आता है सवाल कि इसका भोजन क्या है। तो ये खुद ही क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, पानी में पाया जाता है। तो स्वाभाविक है पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव ही इसके भोजन हैं, जिसमें क्या है, बैक्टीरिया, एल्गी, डाइएटम्स, ईस्ट, इससे छोटे साइज के प्रोटोजोआस और प्लांट्स और एनिमल्स के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब हम आते हैं इसमें, ये डायग्राम शो किया है मैंने पैरामीशियम का। इसमें ओरल एपरेटस सीधा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पैरामीशियम जो है बाकी सभी जो प्रोटोजोआ के सदस्य हैं उनमें सबसे टिपिकल संरचना पैरामीशियम की ही होती है, सबसे जटिल संरचना पैरामीशियम की होती है। इसके अंदर इस कोशिका में सेल माउथ और सेल एनस दोनों चीजें एक निश्चित स्थान पर होती हैं। सेल माउथ को कहते हैं साइटोस्टोम। साइटो मतलब क्या हो गया, सेल, स्टोम मतलब माउथ। तो साइटोस्टोम फिक्स है इसमें, इस कोशिका में। और इसी तरह से एनस, साइटोफाइज, एनस की जगह भी इसमें फिक्स होती है। तो पैरामीशियम के अंदर एक निश्चित स्थान पर साइटोस्टोम और साइटोफाइज जो है ये पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो भोजन किस प्रकार से लेता है, पानी में रहने वाला जीव है, तो इसके अंदर इसका ये पहले हम इसके पार्ट्स डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ओरल एपरेटस के अंदर हम शुरू करते हैं ओरल ग्रूव से। ठीक है, ओरल ग्रूव यानी कि खांच जैसी संरचना जो कहाँ पाई जाती है, जो पाई जाती है वेंट्रोलेटरल साइड में। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, वेंट्रोलेटरल साइड में, अधर पार्श्व सतह की तरफ एक खांच जैसी संरचना पाई जाती है। ये खांच जैसी संरचना क्या कहलाती है, ओरल ग्रूव। ठीक है, ओरल मतलब क्या होता है, माउथ। तो माउथ वाली जगह की खांच है ये, इसे हम कह सकते हैं पेरिस्टोम। पेरी मतलब क्या होता है, परिधि, स्टोम मतलब ओपनिंग, तो पेरिस्टोम भी हम कह सकते हैं। ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव ओपन होती है एक नलिकाकार मार्ग में। ये नलिकाकार मार्ग है जो बहुत चौड़ा मार्ग है, इस नलिकाकार मार्ग में ओपन होती है। और ये जो नलिकाकार मार्ग है ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल आगे ओपन होता है नलिकाकार संरचना में, और ये जो नलिकाकार संरचना है ये कहलाती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी एक मोटे छिद्र के द्वारा, एक मोटे छिद्र के द्वारा ओपन होती है एक सक्रिय नलिकाकार संरचना में। तो ये मोटा जो छिद्र है ये कहलाता है साइटोस्टोम, माउथ जो आपको बताया था वो। और साइटोस्टोम ओपन होता है किसमें, साइटोफेरिंक्स में, ग्रसनी वाला भाग। यहाँ नाम तो वैसे ही है, बस क्या है, साइटो साइटो साइटो, क्योंकि एक कोशिका के अंदर ये है। ठीक है, तो साइटोस्टोम ओपन होता है साइटोफेरिंक्स में। साइटोफेरिंक्स एक मुड़ी हुई सक्रिय नलिकाकार संरचना में ओपन होता है जिसे कहते हैं गुलेट, और गुलेट के अंत वाले भाग में बनती है फूड वैक्यूल। अब यहाँ ये हो गए पार्ट्स, कौन कौन से हो गए। स्टार्ट करते हैं हम ओरल ग्रूव से। ओरल ग्रूव कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, वेंट्रोलेटरल साइड में। ठीक है, ओरल ग्रूव जो है किसमें ओपन होती है, नलिकाकार संरचना में, वेस्टिब्यूल। नलिकाकार संरचना नलिकाकार संरचना आगे ओपन होती है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी साइटोस्टोम के द्वारा ओपन होती है साइटोफेरिंक्स में। साइटोफेरिंक्स ओपन होती है गुलेट में। गुलेट के अंत वाले भाग में बनता है फूड वैक्यूल। तो ये हो गए ओरल एपरेटस के नाम। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो सीलिया है, सिलियरी अरेंजमेंट है, इन सीलिया के कारण जो है लगातार जल धारा यहाँ पर बनी रहती है। और जल धारा के साथ में, जल धारा एक जो है कोन के शेप में जल धारा बनी रहती है, जल अंदर की तरफ यहाँ पर ओरल ग्रूव से अंदर प्रवेश करता रहता है।
और इस जल के साथ में जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, डायटम, ईस्ट, स्मॉल प्रोटोजोआ बताए थे, तो वो इस जल के साथ आने वाले भोजन के कण भी वेस्टिब्यूल में एंटर होते हैं। अब वेस्टिब्यूल में यहाँ दो पाथ बताए हैं, एक यहाँ एरो शो कर रहा है, यानी ये जो है केवल छोटे पार्टिकल्स को अंदर जाने देती है, तो यहाँ पर ये क्या है, सिलेक्शन पाथ। सिलेक्शन पाथ जो छोटे पार्टिकल्स, जो भोजन के कण है, इन्हें अंदर जाने देगी, और जो बड़े कण है उन बड़े कण को ये यहाँ से दूसरी साइड से बाहर निकल देते हैं, तो रिजेक्शन पाथ। यानी वेस्टिब्यूल के अंदर जो है एक पाथ होता है सिलेक्शन पाथ, जो छोटे साइज के फूड पार्टिकल्स है वो अंदर एंटर कर पाएंगे, साइटोस्टोम तक पहुंच पाएंगे, लेकिन जो बड़े साइज के हैं, जो साइटोस्टोम में अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ दूसरे तरफ से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिलेक्शन पाथ हो गया और एक रिजेक्शन पाथ हो गया, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं सेलेक्टिव सिलियरी फीडर, यानी सेलेक्ट करके सीलिया जो है सेलेक्ट करके भोजन को अंदर आने देता है, बड़े पार्टिकल्स को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका ओरल एपरेटस के बारे में। अब हम लेते हैं इसमें बक्कल सिलिएचर, यानी बक्कल कैविटी के अंदर जो सिलियरी अरेंजमेंट है वो बहुत ही टिपिकल है इसमें, तो इसे हम अलग से स्टडी करते हैं। बक्कल सिलिएचर, ये लुंड नामक वैज्ञानिक ने 1941 में जो है ये संरचना इसकी दी थी, सिलियरी अरेंजमेंट दिया था इसमें। वेस्टिब्यूल के अंदर तो जो सीलिया होते हैं वो साधारण सीलिया का स्तर होता है, लेकिन बक्कल कैविटी के अंदर सिलियरी अरेंजमेंट काफी टिपिकल हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो कितना जटिल अरेंजमेंट है। यहाँ ये शो किया है, ये तो है साइटोस्टोम वाला भाग, साइटोस्टोम माउथ वाला पार्ट है, और ये है इसका बक्कल कैविटी वाला भाग, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइटोफेरिंक्स वाला भाग आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर गुलेट वाला भाग है, और यहाँ पर फुट वैक्यूल बनेगा। तो यहाँ हम सिलियरी अरेंजमेंट इसमें देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो बक्कल कैविटी के राइट साइड में, दो साइड में बांट दिया हमने, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो बक्कल कैविटी के राइट साइड में जो सीलिया है, विशेष प्रकार के सीलिया है, वो सारे के सारे सीलिया संयुक्त होकर के राइट साइड में एक पूरी मेम्ब्रेन बना लेते हैं, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं एंडोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी ओरल मेम्ब्रेन तो है ही, और अंदर की तरफ है ये, तो इसे क्या कहेंगे, राइट साइड में पूरी क्या बन जाती है, ये सीलिया, जो विशेष प्रकार के सीलिया है, इसकी मेम्ब्रेन बन गई, इसको कहते हैं एंडोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो एंडोरल मेम्ब्रेन है ये वेस्टिब्यूल को घेरते हुए, ऊपर की तरफ यहाँ पर वेस्टिब्यूल है, तो वेस्टिब्यूल को घेरते हुए बक्कल कैविटी में ये ओरल मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक है। अब हम लेते हैं इसके लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड के अंदर सीलिया की 3 रोज बनती हैं, डॉर्सल यानी एक रो डॉर्सल साइड में, एक रो वेंट्रल साइड में, और डॉर्सल और वेंट्रल के बीच में एक रिबन के जैसी संरचना बनती है, जिसे कहते हैं क्वाड्रुलस। यहाँ नाम लिखा है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में पेनिक्यूलस। पेनिक्यूलस का मतलब होता है ब्रश के जैसी संरचना। तो एक हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बड़ी, और इसमें पृष्ठ सतह पर ब्रश के जैसी संरचना है, तो वो कहलाएगा डॉर्सल पेनिक्यूलस। अधर सतह पर भी ब्रश के जैसी संरचना है जो सीलिया के द्वारा बनी गई है, तो वो क्या कहलाएगा, वेंट्रल पेनिक्यूलस। और डॉर्सल और वेंट्रल जो ब्रश के जैसी संरचना है, यानी डॉर्सल पेनिक्यूलस और वेंट्रल पेनिक्यूलस के बीच में जो स्पेस है, जो रिबन के जैसी संरचना बन रही है, उसको कहेंगे क्वाड्रुलस। अब ये जो तीनों रो हैं जो लेफ्ट साइड में है, इनमें से प्रत्येक रो जो है वो 4 सीलिया की पंक्तियों से मिलकर के बनी होती है, यानी 4 डॉर्सल पेनिक्यूलस में, 4 वेंट्रल पेनिक्यूलस में, और 4 क्वाड्रुलस पेनिक्यूलस में सीलिया का जो है पंक्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, राइट साइड में क्या है, एंडोरल मेम्ब्रेन है, और लेफ्ट साइड में क्या है, डॉर्सल पेनिक्यूलस, वेंट्रल पेनिक्यूलस एंड क्वाड्रुलस, ठीक है। अब आते हैं हम इन दोनों का फंक्शन क्या है। एंडोरल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, एंडोरल मेम्ब्रेन मुख गुहा में प्रवेश मार्ग की सुरक्षा करती है। यहाँ मुख गुहा में जो प्रवेश मार्ग है, तो इससे एंडोरल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इसकी सुरक्षा, यानी बड़े पार्टिकल्स को इसमें अंदर आने नहीं देगी। और ये पेनिक्यूलस का क्या कार्य है, क्या बताया था मैंने, ऊपर ब्रश के जैसी संरचना, अधर में ब्रश के जैसी संरचना, बीच में रिबन के जैसी संरचना। इसका मतलब पेनिक्यूलस क्या कर रहा है, भोजन के मार्ग का नियंत्रण कर रहा है, ठीक है। तो एंडोरल मेम्ब्रेन का क्या कार्य है, मुख गुहा में प्रवेश की सुरक्षा करना, प्रवेश मार्ग जो है उसकी सुरक्षा करना,
और पेनिकुलस का क्या कार्य है, भोजन मार्ग का नियंत्रण करना। ठीक है। एंडोरल मेम्ब्रेन जो है, ये एंडोरल मेम्ब्रेन से एक रिब्ड पेलिकल, यहाँ लिखा हुआ है रिब्ड पेलिकल, तो एंडोरल मेम्ब्रेन से एक रिब्ड पेलिकल कोशिका मुख की तरफ फैली रहती है। ये रिब्ड पेलिकल कोशिका मुख की तरफ फैली हुई है। रिब्ड पेलिकल को हम कह सकते हैं धारीदार पतली झिल्ली। मेम्ब्रेन अपने आप में क्या है, झिल्ली है। तो ये साइटोस्टोम में एंडोमेट्रियम एंडोरल मेम्ब्रेन क्या बना लेती है, एक रिब्ड पेलिकल यानी धारीदार पतली झिल्ली का निर्माण करती है। अब आप यहाँ पर देखो, इसमें ये रेक्टागोनल ब्लॉक्स जैसी संरचना दिख रही है, या इस तरह से सीधी और इस तरह से आड़ी जो पूरी संरचना दिख रही है, तो ये क्या कहलाती है, निमेडेस्मल फाइबर्स। निमेडेस्मल फाइबर, फाइबर मतलब क्या होते हैं, तंतु, और निमेडेस्मा का मतलब होता है जिसमें 200 माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिल करके क्रॉस ब्रिजेस होते हैं। ये आड़े और तिरछे क्रॉस ब्रिजेस है ना, तो इसमें प्रत्येक में लगभग 200 माइक्रोट्यूब्यूल्स से क्रॉस ब्रिजेस की शीट पाई जाती है पूरी इसमें। ठीक है। तो ये निमेडेस्मल फाइबर्स होते हैं जो पूरी कोशिका ग्रसनी यानी साइटोफेरेंक्स के चारों ओर पोस्ट ओरल फाइबर की तरफ, यानी यहाँ पर पोस्ट ओरल फाइबर यानी पीछे की तरफ, यहाँ तक पूरे फैले रहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं, इसमें यहाँ लिखा है, इसमें पोस्टीरियर न्यूरोमोटर चेन। न्यूरोमोटर में दो शब्द आ रहे हैं। न्यूरो मतलब नर्व से संबंधित है, मोटर मतलब मसल से संबंधित है। यानी ये जो सीलिया का जो मूवमेंट हो रहा है ना, जो कॉम्प्लेक्स संरचना बनी हुई है, तो सीलिया के किस तरफ मूवमेंट करना है, क्या करना है, कब करना है, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, न्यूरोमोटर चेन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये है पोस्टीरियर न्यूरोमोटर चेन। तो यदि हमारे पास प्रश्न आता है बक्कल सिलिएचर, तो बक्कल सिलिएचर में हमें पहले वैज्ञानिक का नाम लिखना है। लुंड ने 1941 में जो है इस संरचना के बारे में बताया। उसके बाद हम जो है ये डायग्राम बनाते हुए सीधा हम राइट साइड में एंडोरल मेम्ब्रेन के बारे में बता देंगे, लेफ्ट साइड में पेनिकुलस के बारे में बता देंगे, फिर हम जो है रिब्ड पेलिकल के बारे में बताएंगे, फिर हम निमेडेस्मल फाइबर के बारे में बताएंगे, और फिर हम पोस्टीरियर न्यूरोमोटर चेन के बारे में बताएंगे। ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें फीडिंग मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है। फीडिंग मैकेनिज्म जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था इस डायग्राम में, कि सिलियरी मूवमेंट के कारण जलधारा बनती है, और ये कॉनिकल जलधारा बनती है, कोन शेप की शंक्वाकार। इस जलधारा के साथ में फूड पार्टिकल्स जो है अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वेस्टिब्यूल जो है सभी जो पार्टिकल्स है उनको साइटोस्टोम के द्वारा अंदर नहीं आने देता, बल्कि दो पाथ बना लेता है। एक पाथ वो जहां से सिलेक्ट करके अंदर आएगा भोजन, और दूसरा जो बड़े पार्टिकल्स है उन्हें रिजेक्शन पाथ के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखो आप, पैरामीशियम जिस समय इसको फीडिंग करनी होती है तो पैरामीशियम की गति अपनी कम कर लेता है। अब गति कम करने के लिए भी सीलिया में एक विशेष जो है परिवर्तन होना चाहिए मूवमेंट में। तो जब इसको गति कम करनी है, मतलब इसके जो शरीर के चारों तरफ जो सीलिया हैं, वो सीलिया कम स्पंदन करेंगे किसकी तुलना में, ओरल एपरेटस की सीलिया की तुलना में। ठीक है। क्योंकि अब इसका काम किसका है, ओरल एपरेटस का काम है, पानी के साथ भोजन को अंतर्ग्रहण कर रहा है ना, तो ओरल एपरेटस के सीलिया अधिक गति से मूव करते हैं इन कंपैरिजन टू द बॉडी सीलिया, जिसके कारण क्या है, भोजन युक्त जल शंक्वाकार आवृत बन जाता है, और भोजन के कण जल के साथ मुख्य खांच से होकर वेस्टिब्यूल में चले जाते हैं। अब आता है कि ये फीडिंग मैकेनिज्म जो है, ये कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, मास्ट ने 1947 में बताया था कि वेस्टिब्यूल के अंदर जो है सभी भोजन के कण अंतर्ग्रहित नहीं होते हैं, लार्ज फूड पार्टिकल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। स्मॉल फूड पार्टिकल्स हैं, केवल उन्हीं को बक्कल कैविटी में एंटर होने दिया जाता है। तो इस तरह से सिलेक्शन पाथ और रिजेक्शन पाथ जो वेस्टिब्यूल में हो रहा है, ये इसके बारे में बताया था। अब आते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। क्या इसमें आप लोगों को बताया था ना इसके अंदर कि जो है एंडोरल मेम्ब्रेन और पेनिकुलस और क्वाड्रुलस, तो एंडोरल मेम्ब्रेन, पेनिकुलस और क्वाड्रुलस की सहायता से सिलेक्टेड फूड पार्टिकल्स को साइटोस्टोम तक लाया जाता है, और साइटोस्टोम से ये साइटोफेरेंक्स तक पहुंच जाते हैं, और साइटोफेरेंक्स से, यहाँ लेते हैं हम, साइटोफेरेंक्स से ये गुलेट से होते हुए यहाँ पर फूड वैक्यूल बनाना शुरू करते हैं,
और यह फूड वैक्यूल लगभग 1 से लेकर 5 मिनट में एक फूड वैक्यूल बन जाती है। ये निर्भर करता है कि जो पानी आ रहा है उसके साथ में कितना फूड पार्टिकल है और कितनी मात्रा में पानी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। जब ये आकार में एक निश्चित साइज इसकी हो जाती है तो ये यहाँ से टूट करके पृथक हो जाती है। और उसके बाद में यहाँ आप देखो, मैंने इस तरह से ये इस तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाया है। और ये लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जिसका पाचन नहीं हुआ, वो साइटोफाइक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। फूड वैक्यूल बन गई। फूड वैक्यूल बनने के बाद में यहाँ से टूट गई। टूटने के बाद में जो इसका पैरामीशियम का जो जीव द्रव्य है वो एक साइक्लिक गति में मूव करता रहता है, तो उसके साथ साथ में फूड वैक्यूल भी मूव करती है। और जैसे जैसे ये फूड वैक्यूल मूव करती है तो यहाँ फूड वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम जो है ये तीनों तरह के एंजाइम सिक्रीट करता है। तीनों तरह के एंजाइम मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करे, जो प्रोटीन का पाचन करे और जो लिपिड का पाचन करे, यानी प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लाइपेस। तो ये तीनों तरह के एंजाइम्स जो है ये लाइसोसोम के द्वारा इसमें सिक्रीट कर दिए जाते हैं। अब जैसे जैसे साइक्लिक मूवमेंट साइक्लोसिस होता जा रहा है, वैसे वैसे भोजन का पाचन होता जा रहा है। पचा हुआ भोजन जो है उसका अवशोषण भी होता जा रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है कोशिका में। यानी तीनों चीजें, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों ही चीजें इस साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा संपन्न हो रही हैं। और लास्ट में क्या रह जाएगा, इसमें केवल अपचित भोजन रह जाएगा। तो वो अपचित भोजन वाली जो फूड वैक्यूल है वो फूड वैक्यूल साइटोफाइल्स के द्वारा कोशिका से बाहर निकाल दी जाती है। अब हम एक टॉपिक्स में क्या है, माध्यम, भोजन के पाचन का माध्यम। तो भोजन के पाचन का माध्यम क्या है, शुरू में एल्कलाइन मीडियम होता है, फिर एसिडिक मीडियम हो जाता है और वापस से क्या हो जाता है, एल्कलाइन मीडियम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये छोटा सा जो एनिमल है इसके अंदर इतना टिपिकल जो है न्यूट्रिशन पाया जाता है। थैंक यू।